हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ एक्सरसाइज है हमारे पास 5.1 के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इस चैप्टर में हमको क्या क्या जानने हुए सारी बातों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि एपी होता क्या है, ठीक है। देन एपी के अंदर जो भी बातें हमको ज़रूरी है उन सारी बातों के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, शुरुआत करेंगे हम कुछ उदाहरण के साथ, ताकि तुम रिलेट कर पाओ बातों को कि कहने का क्या मतलब है। उदाहरण एक देखेंगे, तुम्हारे एनसीईआरटी के बुक में है, रीना ने एक पद के लिए आवेदन किया। रीना गई कहीं जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए और जॉब के लिए अप्लाई कर दी। अब उसको जॉब तो मिल गया, लेकिन उसको सैलरी कितना बताया गया, 8,000 रुपया प्रति माह, यानी हर महीने उसके अकाउंट में या उसके पास कैश के रूप में 8,000 रुपया मिल जाएंगे। साथ ही साथ उसको यह भी बताया गया कि हर साल 500 रुपया वेतन में जो है वो बढ़ा दिया जाएगा। तो एक बात बता दो, तो रीना को जो वेतन मिलने वाला है, ठीक है, रीना को मिलने वाला वेतन, मिलने वाला वेतन में वृद्धि। अब प्रति वर्ष जो वृद्धि होने वाला है, क्या होने वाला है? हमने कहा रीना को जॉब तो मिल गया, ठीक है, समस्या तो खत्म हो गया, जॉब की समस्या थी। लेकिन जो जॉब मिली है, पहले 12 महीने 8,000 रुपया उसको प्रति माह मिलेगा। फिर 1 साल के बाद फिर उसको कितना मिलेगा, 8,500 रुपया प्रति माह मिलेगा। फिर उसके तीसरे साल में जाके कितना मिलेगा, 9,000 मिलेगा। फिर चौथे साल में जाके रीना को कितना मिलेगा सैलरी, 9,500। तो ये सैलरी बढ़ रहा है, ये सैलरी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है हर साल। प्रथम साल 8,000, दूसरे साल 8,500, तीसरे साल 9,000 और चौथे साल में 9500 रुपया सैलरी हो गया। अभी ज़्यादा नहीं दिमाग में लगाओ, आगे आ जाओ। दूसरा उदाहरण कह रहा है, शकीला अपनी पुत्री के गुल्लक में 100 रुपया तब डालती है जब वो 1 वर्ष की हो जाती है। अब शकीला एक गुल्लक खरीदती है। अब गुल्लक कैसा होता है, ऐसा गुल्लक होगा शायद, ठीक है, ऐसा गुल्लक होगा, यहाँ पैसा डालने वाला होगा, देखो यहाँ से। अब शकीला एक गुल्लक खरीदती है और वो तब खरीदती है जब उसकी पुत्री 1 साल की भी नहीं होती है। 1 साल होने के बाद गुल्लक में क्या करती है, जब उसकी पुत्री 1 साल की होती है तो यहाँ पर कुछ पैसा डाल देती है। कितना पैसा डालती है, 100 रुपया डालती है। कितना डालती है, 100 रुपया। तो शकीला जो है ना, पहली बार गुल्लक में जब उसकी पुत्री 1 साल की हो जाती है तो उसमें 100 रुपया डाल देती है, ठीक है। देन जब वो 1 वर्ष की हो जाती है तथा प्रत्येक वर्ष 50 रुपया की वृद्धि करती है, और जब उसकी बेटी का अगला बर्थडे आता है, अगला जन्मदिन आता है, फिर 50 रुपया, और फिर उसके अगला तीसरे साल में जाके तीसरे बर्थडे पर फिर 50 रुपया, ये दूसरे बर्थडे, ये पहले बर्थडे, दूसरे बर्थडे पर फिर 50 रुपया, ये पहले बर्थडे पर 100 रुपया, दूसरे बर्थडे पर 50 रुपया, तीसरे बर्थडे पर फिर 50 रुपया और चौथे बर्थडे पर फिर 50 रुपया डाला जाता है। यानी कि ये जमा होता चला जाता है। तो गौर से देखना इसको, पहले बर्थडे पर जो गुल्लक में धन होगा वो होगा 100 रुपया, दूसरे बर्थडे पर होगा 150 रुपया, तीसरे बर्थडे पर होगा 200 रुपया और चौथे बर्थडे पर होगा 250 रुपया। इस तरह से हर एक बर्थडे में 50 रुपया क्या होगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। कुछ बातें तुमको समझ में आई इस 2 उदाहरणों से? इस वाले उदाहरण को देखो और इस वाले उदाहरण को देखो, कुछ बातें तुमको समझ में आ रही है, बता दो जरा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि हर 2 पदों में, अब ये कुछ नंबर्स लिखे गए हैं सामने, तुम्हारे सामने में है ना, कुछ नंबर्स लिखे गए हैं, और नंबर्स इस प्रकार लिखे गए हैं कि कुछ ना कुछ रूल्स यहाँ पर बन रहे हैं। रूल्स क्या बन रहे हैं कि हर 2 पदों के बीच में अंतर समान है। देखो 8,000 और 8500, 8500 में से अगर 8,000 घटाते हो तो 500 आता है। फिर 9,000 में से अगर 8500 घटा रहे हो तो फिर 500 आता है। फिर 9500 में से अगर 9,000 घटाते हो फिर 500 से आता है। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है, ये जो नंबर्स लिखे गए हैं इसमें कहीं भी 2 पदों के बीच में अगर अंतर निकालते हैं तो वो क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। और डिफरेंस कितना आ रहा है बाबू, डिफरेंस 500 का आ रहा है। डिफरेंस कितने का आ रहा है, 500 का आ रहा है। बातें समझ में आ गई? अभी के लिए बस इतना रखो याद। यहाँ फिर नंबर लिखे गए हैं, यहाँ फिर से नंबर लिखे गए हैं। अब की बार अगर करते हैं कि 150 में से 100 निकालो तो कितना बचेगा, 50। 200 में से 50 निकालो फिर बचेगा 50। 250 में से 200 निकालो फिर बचेगा 50। अब की बात क्या नज़र आ रहा है कि कहीं भी अगर 2 पदों का अंतर पकड़ रहे हैं तो हमको कितना मिल रहा है, 50 मिल रहा है। अगर इस तरह से कोई भी नंबर्स
लिखे गए हो, एक समूह में लिखे गए हो और किसी भी दो पदों के बीच में अंतर यदि समान हमेशा आ रहा है तो वो जो नंबर्स लिखे गए हैं वो किस में होगा, एपी में होगा। ये बातें तुमको क्लियर हो गया होगा। कुछ और उदाहरण पकड़ लेते हैं आसान वाला। 2 का टेबल बता दो हमको, 2, 4, 6, 8, 10, ये 2 का टेबल है और ये जा सकता है इनफाइनाइट तक जा सकता है 2 का टेबल। तो एक बात बताओ, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 6 में से 4 घटाएंगे फिर 2, 8 में से 6 घटाएंगे फिर 2, 10 में से 8 घटाएंगे 2। यहाँ पर क्या है कि यहाँ भी देखो हर 2 पदों के बीच में जो अंतर है वो क्या है, समान है, बिल्कुल समान है। तो ये भी किस में होगा, एपी में होगा, यानी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन ये भी यहाँ पर बना रहा है। बातें समझ में आ गई। तो अब बताओ कि एपी बोलोगे किसको। अब तो बातें समझ में आ गई, तो बोलोगे किसको एपी। देखो, समांतर श्रेणी संख्याओं की एक सूची होती है या समूह होती है, यानी कुछ संख्याएं एक साथ लिखी जाती है और एक नियम के अनुसार लिखी जाती है जिसमें प्रत्येक 2 पदों के बीच का अंतर समान होता है। कहीं से भी 2 पद पकड़ लो, उसके बीच का अंतर हमेशा समान ही तुमको मिलने वाला है। सपोज यहाँ पर हमने ये 2 पद पकड़ा, कितना आया 500, और यहाँ भी हमने 2 पद पकड़ा, अंतर कितना आ रहा है 500। यहाँ पर देखो, यहाँ पहले वाले 2 पदों का अंतर कितना है 50 और लास्ट वाले 2 पदों का अंतर भी कितना है 50। यहाँ पहले 2 पदों का अंतर 2 है, यहाँ पर बीच वाले 2 पदों का अंतर 2 है, फिर इस 6 और 4 के अंतर 2 है। तो एपी कुछ संख्याओं का समूह है जहाँ पर कहीं भी 2 पद पकड़ेंगे, उसका अंतर निकालेंगे तो वो अंतर जो है हमेशा समान आएगा। अब अंतर अगर समान नहीं आएगा तो एपी नहीं होगा। और भी तो उदाहरण पकड़ेंगे ना, चलो देख लेते हैं और भी बातें समझ लो। कुछ और उदाहरण यहाँ पर पकड़ते हैं। मान लो हमारे पास लिखा हुआ है 10, 17, फिर यहाँ पर 21, 25। अब बताओ, यहाँ पर उदाहरण देख रहे हैं 10 और 17, इस दोनों को अगर सब्स्ट्रैक्ट करें, 17 में से अगर 10 घटाए तो कितना होगा तुमको, 7 हो जाएगा। 21 में से 17 घटाएंगे 4 हो जाएगा। 25 में से 21 घटाएंगे 4 होगा। देखो, पहले 2 पदों के बीच का अंतर 7 है, फिर अगले 2 पदों के बीच का अंतर 4 है, फिर अगले 2 पदों के बीच का अंतर 4 है। मतलब क्या यहाँ पर हर जगह 2 पदों के बीच का अंतर समान है, बोलोगे नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, लास्ट वाले 2 पदों के बीच का अंतर तो 4 आ रहा है, लेकिन पहले वाले 2 पदों के बीच में अंतर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। मतलब हर जगह 2 पदों के बीच का अंतर समान नहीं होगा तो भी वह एपी नहीं होगा। और भी उदाहरण देखें, मानो 12 है, 15 है, 18 है, 22 है, 28 है। ये आ जाओ, ये हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। यहाँ पर गौर से देखो, 15 में से 12 घटाएंगे 3 आएगा, 18 में से 15 घटाएंगे ये भी 3 आएगा, 22 में से 18 घटाएंगे 4 आएगा, 28 में से 22 घटाएंगे 6 आएगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर पहले 2 पदों के बीच में अंतर क्या है, 3 है, बहुत बढ़िया, एपी बन रहा है। 18 में से 15 घटाए तो भी 3 आ रहा है, तो अभी तक तो एपी बन रहा है। अगर पहला 3 पद को देखेंगे तो यह एपी में ही है, लेकिन अगले पद के लिए क्या है, 18 में से 22 में से 18 घटा दिए 4 आ गया। ये 3 जा रहा था, अगर 3 ही चलता रहता तो एपी में हो जाता, लेकिन यहाँ पर 3 तो नहीं चल रहा है, इसलिए यह एपी में नहीं होगा। तो इस प्रकार से कहीं भी हम एपी को पहचान सकते हैं और ऑब्जेक्टिव करने के लिए तुम्हारे लिए ये ट्रिक बिल्कुल काम करने वाला है। अब आ जाओ, एपी के बारे में हमने बात कर लिया, एपी क्या होता है, कुछ और बातों के बारे में यहाँ पर हमको बात करना है। गौर से देखना, यहाँ भी कुछ एपी दिए गए हैं। अगर हम तुमको बोले कि यहाँ पर इन 2 पदों के बीच में अंतर कितना है तो क्या बोलोगे, 1, और इन 2 पदों के बीच में 2 में से 1 1, 3 में से 2 1, 4 में से 3 1, तो 2 पदों के बीच के अंतर कितना है, 1। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं 2 पदों के बीच का अंतर, बीच का अंतर यहाँ पर ये देके जा रहा है कितना, 1। ठीक है, अब आ जाओ, यहाँ पर 70 में से अगर 100 घटा दे, 70 में से 100 घटाओ तो कितना आएगा, -30 आएगा। अब 40 में से 70 घटाओ तो भी -30 आएगा, 10 में से 40 हटाओ तो भी -30 आएगा। मतलब यहाँ पर देखेंगे दूसरे वाले में पहले 2 पदों के बीच का अंतर जो है वो कितना है, -30। ठीक है, अब आ जाओ, -2 में से अगर हम -3 घटाएं तो प्लस का 1 आएगा। -2 में से देखो यहाँ से ना, -2 है और
3, इस प्रकार से घटेगा ना, तो कितना आ जाएगा, -2 + 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आएगा तुम्हारा, 1 आएगा। ठीक है, -1 में से अगर -2 घटाए, -1 में से अगर -2 घटाए तो -1 और +2 बराबर फिर भी कितना आ रहा है, 1। यानी कि यहाँ जो अंतर है वो कितना का है, अंतर हमारे पास, वो अंतर है हमारे पास 1 का। कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। तो यहाँ पर दो पदों के बीच का अंतर कितना है, 1 है। अब यहाँ पर देखेंगे दो पदों के बीच के अंतर कितने का अंतर है, 0 0 0 0। ठीक है जी, 0 0 0 0। ठीक है, देन यहाँ पर देखेंगे, अच्छा अभी रुको, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं ना वो समझो बात को। यहाँ पर दो पदों के बीच के अंतर कितना है, देखो दूसरा पद है -1.5, यहाँ से माइनस करेंगे -1, तो कितना होगा, -0.5। तो हम सीधा सीधी बोल देते हैं ना, यहाँ 2 हो रहा है, 2.5 हो रहा है। यहाँ पर तो दो पदों के बीच का अंतर कितना है, 0 है, और यहाँ पर दो पदों के बीच का अंतर -0.5 है। क्या समझ में आया तुमको, क्या समझ में आया तुमको, इससे क्या समझ में आया। पहले वाले एपी में दो पदों के बीच का अंतर 1 है जो कि प्लस में है, दूसरे वाले एपी में दो पदों के बीच में कहीं भी अंतर निकाल रहे हैं -30 आ रहा है जो कि माइनस में है। तीसरे वाले एपी में दो पदों के बीच के अंदर हर जगह पर जो अंतर है वो 1 है जो कि प्लस में है। चौथे वाले एपी में जो दो पदों के बीच का अंतर है हर जगह 0 है तो 0 हो गया, और पांचवें वाले एपी में जो यहाँ पर हर जगह दो पदों के बीच का जो अंतर है वो कितना है, माइनस में 0.5। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि एपी में दो पदों के बीच का अंतर कहीं भी देखेंगे ना, वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही संख्याएं अंतर हो सकता है। साथ फ्रैक्शन भी हो सकता है, भिन्नात्मक संख्या भी अंतर हो सकता है। ठीक है, अब समझो बात को, ये तो एपी का बात हो गया। सार्वांतर क्या होता है, तुमको क्या देखना है, सार्वांतर ये क्या होता है, कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं हम लोग, कॉमन डिफरेंस। सार्वांतर क्या होता है बाबू, देखो किसी एपी में जो अंतर हमने निकाला है ना, यहाँ पर 1 2 3 4, और इस एपी के कहीं भी दो पदों के बीच में अंतर देखेंगे 1 है, इस एपी के दूसरे वाले में 100 है, 70 है, 40 है, 10 है, कहीं भी दो पदों के बीच में अंतर कितना है, -30 का है। यही जो अंतर है ना, इसी को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। यानी एपी में कहीं भी दो पदों के बीच के अंदर जितना भी है वही सार्वांतर है। तो एपी के यहाँ क्या लिखेंगे अपन, एपी के दो पदों के बीच के अंतर, दो पदों के बीच के अंतर को सार्वांतर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सार्वांतर बोलते हैं। ठीक है जी, ये बातें समझा तो दिया हमने पहले भी, सिर्फ यहाँ पर हमने नाम दे दिया है सार्वांतर। ठीक है, एक बात समझो, जो सार्वांतर है, जो सार्वांतर है वो क्या क्या हो सकता है। देखो यहाँ से, ये जो सार्वांतर जो है ना वो धनात्मक भी हो सकता है, ऊपर हमने देखा है, ऋणात्मक भी हो सकता है, मतलब प्लस में भी हो सकता है, पॉजिटिव बोल सकते हैं इसको, माइनस में भी हो सकता है, दशमलव में भी हो सकता है, और दशमलव में हो रहा है मतलब भिन्न में भी हो सकता है। तो जो सार्वांतर है, मतलब सार्वांतर तुम्हारा ये हो सकता है 2 3 4, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है। 0 तो हो ही जाएगा, 0 तो होता ही है। दशमलव में 1.2 1.3 -1.2 कुछ भी हो सकता है। भिन्न में 1/2 -3/4 कुछ भी सार्वांतर तुम्हारा किसी अलग अलग एपी में इनमें से कुछ भी सार्वांतर तुम्हारा हो सकता है। कहने का मतलब ये है। बातें समझ में आ गई। चलो तो कुछ और बातों के बारे में यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर सपोज हमारे पास माना कि A1 A2 A3 A4 इस तरह से करते करते AN तक एक AP है। समझो बात को, ये क्या बन रहा है, AP बन रहा है। A1 A2 A3 A4 A5 जो भी है AN तक चले जाएंगे तो ये हमारे पास एक AP है। ठीक है जी। तो अगर हम सार्वांतर यहाँ पर निकालते हैं, सार्वांतर निकालते हैं तो क्या निकालेंगे, सार्वांतर इसको हम D से सूचित करते हैं, कॉमन डिफरेंस को।
ये निकालेंगे, कहीं भी दो पदों के बीच में अंतर निकाल लो, या तो तुम A2 माइनस A1 कर लो, या फिर A3 माइनस A2 कर लो, या फिर A4 माइनस A3 कर लो, या फिर और भी कर सकते हैं, नीचे देख ले AN माइनस AN माइनस 1 कर लो। तो ये तुमको सार्वांतर निकल के आ जाने वाला है, और ये इक्वल ही होता है, इसलिए हमने बराबर हो गया। अब बराबर लिखा है, किसी भी एपी में कहीं भी अगर तुम सार्वांतर निकालते हो, कॉमन डिफरेंस निकालते हो, तो वो तुमको इक्वल ही नजर आने वाला है। जहां पर A1 A2 A3 A4 और AN ये क्या है, ये सारे के सारे एपी के पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? एपी के पद कहलाते हैं। इस A1 को हम क्या बोलते हैं? प्रथम पद बोलते हैं। क्या बोलेंगे? प्रथम पद बोलेंगे। उदाहरण से तुमको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। देख लो उदाहरण, एक उदाहरण जो यहाँ पर दिया हुआ है तुम्हारे पास, एग्जाम्पल यही ले लेते हैं। ये हमारे पास 8000, फिर 8500, फिर 9000, फिर 9500। ये एक उदाहरण है, यही हमने पकड़ लिया, ये उदाहरण है। अब समझो यहाँ पर जो A1 है वो कितना है? A1 है 8000। इट मीन्स हम डायरेक्टली A भी लिखते हैं A1 को। A का मान यहाँ पर 8000 है। कॉमन डिफरेंस यानी कि D कितना है जरा बता दो। D का मान कैसे निकालोगे? तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। कहीं भी दो पदों के बीच में हमको अंतर निकालना है। जैसे हम करते हैं A2 माइनस A1। A2 का मान 8500 और A1 का मान 8000, तो ये निकल गया तुमको 500। कॉमन डिफरेंस कितना निकल गया तुम्हारा? कॉमन डिफरेंस निकल गया 500। बातें समझ में आ गई? इतनी बातें समझ में आ गए। सार्वांतर क्या होता है? दो पदों के बीच में जो अंतर होता है वो सार्वांतर होता है। यदि हमारा एपी अगर A1 A2 A3 A4 AN हो, तो D बराबर निकालने के लिए A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3 AN माइनस AN माइनस 1, ये हमको सारे सार्वांतर इक्वल ही होंगे। ये एपी है ना, अगर यह एक एपी है तो इसके अंदर जो भी नंबर्स लिखे गए हैं, जैसे A1 A2 A3, ठीक है, A4 AN, ये सारे के सारे इस एपी के पद कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर 8000 है, 8500 है, 9000 है, 9500, ये सारे इस एपी के पद कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? पद कहलाएंगे, टर्म कहलाएंगे। और ये जो पहला पद है ना, फर्स्ट टर्म, इसको हम लोग A से इंडिकेट करते हैं और कॉमन डिफरेंस को D से इंडिकेट करते हैं। तो इतनी बातों तुमको समझ में यहाँ पर आ गई है। ठीक, अब समझो यहाँ से कुछ और बातों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। और वो कौन कौन सी बातें हैं? देखो, यदि किसी एपी का प्रथम पद A तथा सार्वांतर D हो, तो एपी का व्यापक रूप, ठीक है, कि एपी किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। यदि प्रथम पद A है, सार्वांतर D है, तो एपी को किस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो एपी को लिखने के लिए क्या करेंगे? पहला पद एपी का A, दूसरा पद हो जाएगा A प्लस D, तीसरा पद हो जाएगा A प्लस 2D, चौथा पद हो जाएगा A प्लस 3D, पांचवा पद हो जाएगा A प्लस 4D, और इसी तरह से होते होते आगे तक जाएगा। जितना पद हमको लिखना है उतना हम लिख सकते। उदाहरण से समझो, सपोज A बराबर हम लेते हैं 10 और D बराबर लेते हैं हम 3, ठीक है। तो पहला पद लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 10 प्लस दूसरा पद लिखना है तो A प्लस D करेंगे। A का मान 10 है और D का मान 3 है। तीसरा पद लिखना है तो A प्लस 2D करेंगे, A प्लस 2 और गुने यहाँ पर D का मान 3 है। चौथा पद लिखना है तो क्या करेंगे? A का मान कितना है? A का मान यहाँ पर लिखो ना 10, A का मान 10 है, प्लस में चौथा पद लिख रहे हैं तो 3 गुने D का मान 3 है। अब इसको जोड़ लो, 10 प्लस 10 3 13, 3 दूना 6 16, यहाँ पर 3 3 9 19। तो ये तुमको क्या मिल रहा है? एक एपी मिल रहा है। तो इस तरह से अगर हमारे पास किसी एपी में प्रथम पद A है, सार्वांतर D है, तो इस तरह से एपी के पदों को हम लोग A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D करके लिख सकते हैं। उदाहरण से भी तुम्हारे पास ये बातें स्पष्ट
हो गई। अब यहाँ पर हमको देखना है कि एपी कितने प्रकार के होते हैं। तो एपी मेनली 2 प्रकार के होते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इस चैप्टर में चाहे अगले चैप्टर में एपी के प्रकार के बारे में, लेकिन समझ लो यहाँ पर कितने प्रकार के होते हैं। एपी 2 प्रकार के होगा। पहला होगा परिमित एपी। कौन सा? परिमित एपी या परिमित समांतर श्रेणी। और दूसरा होगा तुम्हारा अपरिमित समांतर श्रेणी, अपरिमित एपी या अपरिमित समांतर श्रेणी। किसको बोलेंगे परिमित समांतर श्रेणी, किसको बोलेंगे अपरिमित समांतर श्रेणी? देखो, जब एपी में पदों की संख्या निश्चित हो, ठीक है। जब एपी में निश्चित पद होते हैं तो उसको हम लोग परिमित एपी कहते हैं। कैसे समझेंगे कि पद निश्चित है? आ जाओ, ठीक है। कक्षा 10 में है ना, कक्षा 10 में विद्यार्थियों के उम्र। अब मान लो किसी कक्षा 10 में जो विद्यार्थियों की उम्र है उसको हम लोग करते हैं इस प्रकार से 14 वर्ष 14 वर्ष 14 वर्ष 14 वर्ष 14 वर्ष। अब उस कक्षा में जो होगा ना, जो विद्यार्थियों की संख्या होगा वो इक्वल ही होगा। क्या होगा? बराबर ही होगा। या ये लिख सकते हैं अपन 14 वर्ष 16 वर्ष 18 वर्ष 20 वर्ष, इस प्रकार से। मतलब मान लो कि 1 2 3 4 विद्यार्थी है कक्षा 10 में और उस चारों विद्यार्थियों का उम्र जो है वो इस प्रकार से है। 14 वर्ष है एक का, 16 वर्ष है, 18 वर्ष है, 20 वर्ष है। अब उसका उम्र तो एपी में है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 4 ही स्टूडेंट है। कितना है? 1 2 3 4 ही स्टूडेंट है। मतलब यहाँ पर जो एपी के पद है वो सीमित है, वो अनंत तक नहीं जा रहा है। मतलब ये कौन सा एपी हो गया हमारा? परिमित एपी। अपरिमित एपी किसको बोलेंगे? अपरिमित एपी उस एपी को बोलेंगे जिसमें पदों की संख्या अनलिमिटेड है, बहुत ज़्यादा है, कभी ख़त्म नहीं होता है। जब एपी में पद अपरिमित हो, मतलब बहुत ज़्यादा पद हो, ठीक है। जैसे मान लो 2 4 6 8 10। अब इस एपी को बोलो कहाँ जाके ख़त्म होगा, तो इसका कोई लिमिटेशन नहीं है कि ये कहाँ पर जा ख़त्म होने वाला है। अगर हम ये कर ले 1 2 3 4 5 6, इस एपी को बोलो कहाँ पर जा ख़त्म होगा, तो इसका भी कोई लिमिटेशन नहीं कहाँ पर जाके ख़त्म होगा और कितना टर्म इसमें हो सकता है। लेकिन जब एक कक्षा में विद्यार्थियों की बात की जा रही है, ठीक है, तो वो परिमित ही होगा। तो ये तुमको समझ में आ गया कि परिमित एपी क्या होता है और अपरिमित एपी क्या होता है। अब देख लेते हैं जो उदाहरण में कुछ प्रश्न है उसको।